हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो आज हम करेंगे एसएसटी के पेपर डिस्कस, जो कि हैं फरवरी 2016 के। ये हमारा 18वां लेक्चर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा रोट हिज बुक आर्यभट्टियम। जो कि निम्नलिखित भाषा में से गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, खगोल शास्त्री भी थे। आर्यभट्ट उनका नाम था। उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी आर्यभट्टम, उसे कौन सी भाषा में लिखा था? तो देखते हैं, क्या वो भाषा पाली थी, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी? तो इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? उन्होंने ये सब संस्कृत में लिखा था, जिसको 4 भागों में उसकी डिवीज़न की हुई थी। तो वो कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास इज मार्क्ड एज अ प्लेस वेयर द बुद्धा प्रीचेस हिज फर्स्ट मैसेज? कि जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने जो स्तूप के बारे में जो बताया हुआ है कि उन्होंने क्या लिखा है, किस स्तूप को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने अपना पहला संदेश दिया था? तो उन्होंने अपना पहला संदेश कौन सी जगह पे दिया था? वो देखते हैं, सांची, थोटकालोंदा, बोधगया या सारनाथ? तो उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ। सारनाथ में दिया था अपना पहला उपदेश। और सारनाथ है कहाँ पर? ये कुछ वाराणसी यूपी में है। वाराणसी के ये पास में है ये सारनाथ। ठीक है, तो उन्होंने कहाँ दिया था अपना पहला उपदेश? सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, विच वर द 3 डायनेस्टीज रेफर टू एज अ मूवेंदर इन संगम पोएम? कि संगम की कविताओं में राजेंद्र के रूप में संदर्भित 3 राजवंश कौन कौन से थे? तो देखते हैं, द पाल्स, चोलास एंड पांड्यास, द चोलास, चेरास एंड पांड्यास, द चेरास, द पाल्स एंड द राष्ट्रकूट्स, और द चोलास, राष्ट्रकूट्स या पांड्यास। तो उसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है इसका सही उत्तर चोलास, चेरास एंड पांड्यास। इन तीनों के बारे में लिखा गया है। ये बहुत ही पावरफुल जो होते थे, शासक हुआ करते थे। ये तीनों जो इनके जो हमारे राजवंश थे, ये तीनों बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। ये साउथर्न वाले भाग में रहा करते थे। और इनके बारे में जो लिखा गया है वो है संगम जो लिटरेचर है, संगम पोएम्स है, उनमें ये इनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है चोल, चेर और पांड्या। दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनको तमिल में लिखा गया है। आपने एक और बात याद रखनी है, इन पोएम्स को तमिल में लिखा गया है। संगम लिटरेचर जो लिखा गया है वो तमिल में लिखा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रामपुरवा बुल, अ पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर नाउ प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कि जो रामपुरवा बैल है, एक पॉलिश पत्थर की मूर्ति, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया था, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ये बनाया गया था? तो देखते हैं, द चोलास, कुशानास, पांड्यास एंड मौर्यास। तो ये कब बनाया गया था, किनके काल में बनाया गया था? ये मौर्य के काल में बनाया गया था। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ वशिष्ठ द्वैत्य? ठीक है, विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? रामानुजन ने किया था, बसावना ने किया था, या अलम्मा प्रभु ने किया था, या शंकरा ने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है, इनका जो निम्नलिखित में से किसने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये कौन थे? रामानुजा ने किया था। ठीक है, इसका सही उत्तर है रामानुजा। क्वेश्चन नंबर 6, एन आर्कीव इज अ प्लेस वेयर? एक पूरा लेख एक जगह है जहां, इन्होंने पूछा है कि ये कौन सी जगह होती है? हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, excavated bones of animals and birds are kept, या remains of the building made of stones and bricks found by archaeologists are kept, या sculptures found in excavations are kept। ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेज रखे गए हैं, जानवरों और पक्षियों की खुदाई वाली हड्डियों को रखा जाता है, या पुरातत्वविदों द्वारा पाए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष रखे गए हैं, या खुदाई में मिली मूर्तियां रखी गई हैं? तो उसका जो सही उत्तर है, सही आंसर है वो है आर्किव्स क्या होती हैं? जहाँ पर हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड
डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, कि जहाँ पर ये इनको रखा जाता है, ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेज रखे जाते हैं। और ये मेनली कौन से होते हैं? प्राइमरी सोर्स होते हैं, प्राथमिक डाटा होते हैं, ये सभी प्राइमरी सोर्स होते हैं नॉलेज के। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द विराशवा मूवमेंट इनिशिएटेड ड्यूरिंग द मिड 12th सेंचुरी इन कर्नाटका, कि कर्नाटका में मध्य 12वीं शताब्दी के दौरान शुरू किए गए वीरशैव आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन है वो हमने बताना है कि सही है। इट इज़ फोकस्ड ऑन वर्शिप ऑफ विठल्ला, कि ये क्या कहते थे कि विठल्ले की पूजा पर केंद्रित था। इट वाज अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म बट प्रोमिनेंट आइडल वर्शिप, कि ये सभी प्रकार के कर्मकांडों के खिलाफ था लेकिन मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता था। इट आर्ग्यूड अगेंस्ट ब्राह्मिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, कि ये इसने महिलाओं के जाति और उपचार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया। या इट वाज इनिशिएटेड बाय नामदेव एंड हिज कंपनीज, कि यह नामदेव और उनकी साथियों द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा है? इट आर्ग्यूड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, कि इसने महिलाओं की जाति और उपचार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट एंड अबाउट बंदगन इन अर्ली दिल्ली सल्तनत एंड चूज द करेक्ट आंसर, कि हमने इनमें से दोनों को पढ़ना है, दोनों कथनों को, और बताना है कि इनमें दोनों से सही कौन सा और गलत कौन सा है। ये जो बंदगन है, वर स्पेशल स्लेव्स परचेज फ्रॉम मिलिट्री सर्विस एंड वर ट्रेंड विद ग्रेट केयर टू होल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन किंगडम, कि इनको क्या किया जाता था? इनको बहुत ही अच्छे से तैयार किया जाता था, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी अच्छे से। जो ये गुलाम हुआ करते थे उनकी बड़े अच्छे से देखभाल की जाती थी, और बाद में इनको जो वहाँ पोजीशन हुआ करती थी उनके किंगडम में, तो उनको एक अच्छी सी पोजीशन या एक नौकरी टाइप उनको दे दिया करते थे। या बंदगन वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स, कि वो पूरे डिपेंडेंट हुआ करते थे अपने मास्टर्स पर। सो द सुल्तान कुड नॉट ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन दैम, और सुल्तान उन पर भरोसा नहीं किया करते थे। तो इनका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही कही है। जैसे कि इल्तुतमिश भी राजा था, वो भी एक गुलामी हुआ करता था। तो इसकी जो ऑप्शन ए है वो सही है, बी गलत है। देखते हैं फिर इन ऑप्शन में से ए कहाँ पर सही है और बी कहाँ गलत है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ की जो ऑप्शन है वो है सी, ए सही है और बी गलत है। हिंदी में भी देख लेते हैं कि बैंदगन सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशाल गुलाम थे और राज्य में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों को संभालने के लिए बहुत सावधानी से प्रशिक्षित थे, कि हाँ उनको दिया जाता था प्रशिक्षण। बैंडगन पूरी तरह से अपने आकाओं पर निर्भर थे, इसलिए सुल्तान भरोसा नहीं कर सकते थे और उन पर भरोसा, हाँ तो ये गलत है, ए सही है बी गलत है। सी ऑप्शन है, ए सत्य है और बी गलत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग सेलर सेल्ड वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन टू फाइंड सी रूट टू इंडिया, कि निम्नलिखित नाविकों में से कौन अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने के लिए रवाना हुआ? क्रिस्टोफर कोलंबस, फाहियान या स्वानजांग या वास्को डिगामा? तो आपको पता है वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में इसने भारत की खोज की थी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक ओशन में भारत की खोजने को कोशिश की थी, पर इसकी जो खोज थी उन्होंने उसकी जगह किसकी खोज कर दी थी? वहाँ पर अमेरिका की खोज कर दी थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज इंट्रोड्यूस मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन इट्स इंस्क्रिप्शन, कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया था? तो देखते हैं कि इनमें से कौन थे जिन्होंने मलयालम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का इन्होंने कहा था? चेरास, पांड्यास, कुशानास या चोलास? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चेरास। तो चेरास थे, इनके शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया गया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11, द रिवोल्ट ऑफ संगमा इन 1906 टुक प्लेस बिकॉज, कि जो 1906 में संग्राम संगमा का एक विद्रोह हुआ था वो क्यों हुआ था? द पाटीदार पीजेंट्स ऑफ गुजरात रेबेल्ड अगेंस्ट
द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश, कि गुजरात के पाटीदार किसान ने अंग्रेजों की उच्च भूमि राजस्व मांग के खिलाफ विद्रोह कर दिया। या ऑप्शन नंबर बी, द ट्राइबल ग्रुप इन आसाम रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज, कि आसाम में आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन्य कानून के खिलाफ प्रक्रिया व्यक्त की। द पीजेंट इन चंपारण रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, कि चंपारण में किसानों ने इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ विद्रोह किया। या द मुस्लिम ट्रेडर्स इन बंगाल रोज अगेंस्ट द अनइक्वल टर्म ऑफ ट्रेड सेट बाय ब्रिटिश, कि बंगाल में मुस्लिम व्यापारी और अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान शर्तों के खिलाफ उठे। तो उसका जो सही उत्तर है, जो क्वेश्चन नंबर है इसका जो सही उत्तर है वो है कि जो ट्राइबल ग्रुप ऑफ असम है उन्होंने रिएक्ट कर दिया किसके खिलाफ, कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ। कि बात ऐसी थी कि ये जो थे इनको जंगलों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप ना तो जंगल में जा सकते हैं और ना आप वहाँ से लकड़ियाँ बीन सकते हैं, तो इनको ना आप वहाँ से फल फ्रूट खा सकते हैं। तो बहुत सारे इन्होंने अंग्रेजों ने कानून लगा दिए थे, तो इनका विद्रोह था, गुस्सा तो फिर उनको आना ही था एक दिन, तो फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया था उनके खिलाफ। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, वो असम के थे। असम के आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द साइमन कमीशन सेंट बाय द ब्रिटिश टू इंडिया इन 1927 वाज अपोज्ड बिकॉज, कि जो साइमन कमीशन भारत में आया था उसका विरोध क्यों किया गया था। इट हैड वेरी फ्यू इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश, कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि थे वो भारत के बहुत कम थे एज कम्पेयर टू ब्रिटिश, ब्रिटिश की तुलना में वो कम थे। इट हैज़ नो इंडियन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, कि यहाँ पर कोई महिला प्रतिनिधि नहीं थी। इट हैड ओनली इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, कि इसमें केवल अंग्रेजी शिक्षित भारतीय प्रतिनिधि थे। या इट हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑन इट, कि यहाँ पर कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं कि ब्रह्मो समाज, हमने ये मूवमेंट और या ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको अभी कौन था फाउंडर, कह सकते हैं कि कौन था। जैसे कि पहले ब्रह्मो समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन या अलीगढ़ मूवमेंट। तो देखते हैं अलीगढ़ मूवमेंट का हमें पता है सैयद अहमद खान है, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर कोई डी का सेकंड है, ये देखें यहाँ पर डी का यहाँ पर दो है ऑप्शन, एक तो ए है और एक तो डी है, सॉरी हाँ, जो सी और डी ऑप्शन है, सी और डी इन दोनों के जो ऑप्शन है वो क्या है, अलीगढ़ मूवमेंट डी के क्या हैं, दो हैं। तो मीन्स कि इन दोनों में से कोई आंसर होगा। आप ऐसे कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो यंग बंगाल मूवमेंट था वो किसने चलाया था, वो यंग बंगाल जो मूवमेंट था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी का, ये चलाया था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर बी का कोई थर्ड है, हाँ यहाँ पर मिल गया हमें थर्ड, मीन्स ये जो डी वाला ऑप्शन है ये सही होगा। तो देखते हैं हम अभी फर्स्ट का कौन सा है, फोर्थ, कि जो ब्रह्मो समाज था इनको केशव चंद्र सेन ने चलाया था, और यंग बंगाल मूवमेंट था इनको हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने चलाया था, और रामकृष्ण मिशन को किसने चलाया था, इनको चलाया था स्वामी विवेकानंद ने चलाया था। और जो रह गए अलीगढ़ मूवमेंट जो चली थी जिसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, इसको सैयद अहमद खान ने चलाया था, जिसमें बाद में इन्होंने मुस्लिम एजुकेशन की मॉडर्नाइजेशन के लिए जोड़ दिया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वेटरन गांधीयन लीडर पोट्री श्रीरामुलु वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक इन 1952 डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कि जो पोट्टी श्रीरामुलु थे इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, इनकी मौत भी हो गई थी 1952 में, भूख हड़ताल पर ये थे। तो इन्होंने किस राज्य के गठन की मांग की थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, केरला, आंध्र प्रदेश, इन्होंने शायद तेलुगु वाले राज्य की मांग की थी, उन्होंने कौन सा वो रास्ता, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो उसका जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जो कि 1956 में इनको बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। तो ये पोटी श्रीरामुलु की इसमें मौत भी हो गई थी। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोर्स में आके बहुत सारे दंगे होने लग गए थे जब इनकी मौत हो गई, ठीक है। तो फिर इस वजह से फिर सरकार को इनको ये बनाकर देना पड़ा, आंध्र प्रदेश बनाकर देना पड़ा, ये 1956 में जब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ था।
उसके तहत ये पहला रास्ता जो कि भाषाई आधार पर इसको पहले बनाया गया था। फिर उसको फिर आपको पता ही है, फिर उसके बाद बहुत सारे राज्य बने। अब जैसे कि एक तेलंगाना बन गया, हरियाणा, हिमाचल, ये सभी ऐसे ही बने थे, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ही बने थे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ द नेशन ऑफ वहदात ए दीन दैट अपहोल्ड द एसेंशियल वननेस इन ऑल रिलीजन। तो इसका देखते हैं कौन सा जो सही उत्तर होगा, वो होगा निम्नलिखित में से कौन वहदात ए दीन की धारणा का प्रतिपादक था जो सभी धर्मों का आवश्यक एकता को बढ़ाता है। मौलाना आज़ाद, सैयद अहमद खान, बाजी मोहम्मद या मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसका जो सही उत्तर है वो है मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद इज़ द राइट आंसर, मौलाना आज़ाद। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। द मीन लैटिट्यूड दैट पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द इंडिया इज। कि जो उस लैटिट्यूड का हमने नाम बताना है कि जो भारत के लगभग आधे रास्ते से गुजरने वाले मुख्य अक्षांश है, उसका नाम बताना है कि हमारे भारत के बीचों बीच कौन सी वो रेखा है गुजरती है। क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल या इक्वेटर। तो हिंदी में देखते हैं एक बार, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं, आर्कटिक सर्कल या भूमध्य रेखा। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है और वो कौन कौन से राज्यों को काटती है, वो मेन 8 राज्य हैं, 8 स्टेट्स हैं। अब हम उनके नाम भी देख लेते हैं एक बार, ये भी आपके एग्जाम का पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है मिजोरम, सेकंड है मिजोरम, बाद में फिर राजस्थान, थर्ड पर है झारखंड, फोर्थ पर छत्तीसगढ़, इसके बाद आ गया वेस्ट बंगाल एंड इसके बाद आ गया गुजरात, फिर आ गया एमपी मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद आ गया त्रिपुरा। एक बार हम फिर से देखेंगे कौन कौन से वो राज्य हैं जो होकर गुजरते हैं इससे। एक तो हो गया त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। ये सभी 8 राज्य हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अर्थ डे। ये भी हमने एनसीईआरटी की समरी में पढ़ा था कि अर्थ डे क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड, द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, द डे ऑन विच द डे एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल ओवर द अर्थ, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। कि देशांतरों के बीच की दूरी, पृथ्वी के धुरी के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर की अवधि, पृथ्वी पर दिन और रात समान है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो इसका जो सही आंसर है वो है द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। की जब भी पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर सिर्फ एक चक्कर लगा लेती है तो उसे हम द अर्थ डे कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी दिन कहते हैं, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का जो जवाब है, अगर आपने एनसीईआरटी की समरी देखी है, हमारी प्लेलिस्ट में है वो, अगर आपने वो देखी है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये कहाँ होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थ्रॉनी बुशेस और मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इसका देखते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट से हम शुरू करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट का इसमें कौन सा उत्तर होगा, सुंदरी, बबूल, महागनी या सॉल। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट ये कहाँ थे, वेस्ट बंगाल में थे, और वहाँ एक सुंदरी नाम का एक पेड़ होता था जो कि बहुत सुंदर हुआ करता था। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरी, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, सुंदरी पेड़ ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब आ गया थ्रोनी बुशेस, कि यहाँ कंटीली झाड़ियाँ थी, जैसे राजस्थान, ठीक है, ऐसे वाले इलाकों में थे। तो ये कहाँ पाए जाते थे थ्रोनी बुशेस, ये कौन से इसमें स्पेशीज पाई जाती है प्लांट्स की, ये पाई जाती है बबूल। अब आ गया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, अब इसमें कौन सा होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सॉल। और ये रह गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, यहाँ पर महागोनी पाया जाता था। तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ए का 3, तो यहाँ पर डी हमें दिख रहा है, बी का 4, ये बी का ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट सॉल है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, आपने ये भी बात ध्यान रखनी है, मानसूनी जंगल भी कहते हैं। अब थ्रोनी बुशेस सी का 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट का यहाँ पर डी का 1 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी का 18 का डी आंसर है इसका। तो देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीली झाड़ियाँ या मैंग्रोव वन, सुंदरी, बबूल, महागनी से सॉल। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन महागनी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका क्या था साल, कंटीली झाड़ियाँ कहाँ थी, ये यहाँ पर बबूल पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन में सुंदरी पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया रिसर्च स्टेशन नेम्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, MAI होगा यहाँ पर, मैत्री एंड
दक्षिण गंगोत्री है वो लोकेटेड कहाँ पर पाई जाती हैं, ये भी हमने पढ़ा था हमारी एनसीईआरटी की समरी में। अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो भारत में मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये जो अनुसंधान सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो उसका जो सही उत्तर है वो अंटार्कटिका। ये बर्फ़ से ढका रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ये पोल्स पर स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेटेड नियर इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल्स। द कोल्ड करंट कैरीज वाटर फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड। हिंदी में देखते हैं, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं। ठंडे महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों पर पानी ले जाती हैं। तो उसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये तो है सही। ऑप्शन नंबर ए सही है कि जो वार्म ओशन करंट है वो इक्वेटर के पास वो ओरिजिनेट होती हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास धूप की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं और फिर ये जाती है पोल्स की तरफ। और ये जो लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड्स की बात है ये कहीं नहीं लिखी गई और ये बात होती भी नहीं है। उसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही है। तो देखते हैं, ए एंड बी आर ट्रू, ये गलत। ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू, ये भी गलत है। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ये भी नहीं सही। ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, तो ये इसका सही है कि ए सही है और बी गलत है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।